अंजलि जलवानिया, नीतू बागड़ी, ज्योति मीना, खुशबू सुरैया, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी मीणा, सृष्टि गोयल। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज लेंगे पक्सीनिया की स्लाइड जो अपन बनाते हैं, पक्सीनिया फंगस की स्लाइड। तो एक स्लाइड शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, पक्सीनिया लेते हैं अपन। तो पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया नामक कवक, पक्सीनिया एक कवक है जो कि कीट रोग उत्पन्न करती है और जो लाल, भूरा व काले रंग के पिटिकाएं पत्तियों व स्तंभ पर स्फोट बनाते हैं। तो पक्सीनिया क्या डिजीज कॉज करती है, पक्सीनिया फंगस कीट रोग उत्पन्न करती है और यह पक्सीनिया अविकल्पी आंतरिक परजीवी दीर्घ चक्रीय व भिन्नाशयी होते हैं तथा इन्हें रस्ट कवक भी कहा जाता है। सबसे पहले जब प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं तो लास्ट क्लास में अपन क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण तो लिखना ही होता है प्रैक्टिकल फाइल में। तो क्लासिफिकेशन में जगत, पक्सीनिया को कौन से किंगडम में रखा गया, जगत पे माइकोटा क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। वह कोशिका भित्ति सेल वॉल फंगल सेलुलोज की बनी होती है। तो अब कौन से डिवीजन में पक्सीनिया को रखा गया है, डिवीजन है यू माइकोटा, क्योंकि निश्चित कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, वह भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और कौन से सब डिवीजन में पक्सीनिया को रखा गया है, तो पक्सीनिया को सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि पक्सीनिया में पटयुक्त कवक जाल पाया जाता है। बीजाणु उत्पादक अंग बेसिडियम है और अगुणित बेसिडियम बीजाणु संख्या में 2 या 4 निर्मित होते हैं और बेसिडियम बीजाणु की बहिर्जात प्रांगुल पर उपस्थिति होती है। और पक्सीनिया को क्लास वर्ग टीलियोमाइसिडीज में रखा गया है, क्योंकि ये पक्सीनिया अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कंड तथा कीट रोग उत्पन्न करते हैं। और पक्सीनिया में अति विकसित शाखित पटयुक्त कवक जाल पाया जाता है। पट साधारण प्रकार के होते हैं, वे डोलीपोर पट अनुपस्थित होते हैं। और पक्सीनिया को ऑर्डर यूरिडिनेल्स में रखा गया है, क्योंकि परपोषी में यह पक्सीनिया अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चूषकांग गोलाकार या अंगुल समान होते हैं और क्लैंप बंधन अनुपस्थित होते हैं। और पक्सीनिया कौन सी फैमिली में आता है, पक्सीनिएसी, क्योंकि टीलियोस्पोर सेवरंत होते हैं। टीलियोस्पोर जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर प्रोमाइसिलियम के रूप में बेसिडिया बनाते हैं। तो कौन से जीनस है, पक्सीनिया है। वंश कौन सा है, क्योंकि 2 प्रकार की कवक जाल पक्सीनिया में पाए जाते हैं, प्राथमिक कवक जाल व द्वितीयक कवक जाल। प्राइमरी माइसिलियम as well as secondary mycelium is found in the fungus Paccinia और यह पक्सीनिया पोएसी कुल के पादपों पर संक्रमण फैलाती है। तो अपन ये देख रहे हैं, इसकी स्लाइड अपन बनाते हैं। यूरिडोपस्यूल्स ऑन लीफ शीट। ये डायग्राम जो है वो क्या दिखा रहा है, यूरिडोपस्यूल्स, ये पस्यूल्स प्रकट होते हैं ऑन लीफ शीट, ठीक है। लीफ शीट पे एक बार बेटा स्टॉप शेयर करके कौन कौन आ गया, एक तो संध्या मीना आ गई और संध्या मीना आ गई, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो पक्सीनिया में, ठीक है। एक डायग्राम है उसका अपन बनाते हैं। ये वाला है टीएस ऑफ यूरिडियम ऑन व्हीट। ये वाला देखो आप, ये प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो आप, कौन सा दिखा रहे हैं, पहला डायग्राम यूरिडियम ऑन व्हीट प्लांट, यूरिडियम ऑन व्हीट प्लांट कंटेनिंग यूरिडोस्पोर्स। तो आपको ये यूरिडोस्पोर्स दिख रहे हैं। तो अभी अपन लैब टेक्निक की बात करते हैं कि पक्सीनिया के संक्रमण को, लैब टेक्निक की बात करते हैं, पक्सीनिया के संक्रमण को गेहूं के तने व पत्तियों पर तथा बारबेरिस की पत्तियों पर ध्यान पूर्वक अवलोकन करना चाहिए।
मतलब पक्सिनिया के काले कीट रोग के स्फोट समेत गेहूं के तने या पत्तियों का अनुप्रस्थ सेक्शन काटते हैं। क्या करते हैं? पक्सिनिया गेहूं पे क्या फैलाता है? काला कीट रोग फैलाता है। तो क्या करते हैं अपन? पक्सिनिया के काले कीट रोग के स्फोट समेत गेहूं के तने या पत्तियों का अनुप्रस्थ काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, अथवा इसे हल्का सा खुरच देते हैं। फिर इसे कॉटन ब्लू में अभिरंजित करते हैं। फिर बेटा ट्रांसफर सेक्शन को कॉटन ब्लू से अभिरंजित करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, वह लैक्टोफिनॉल में माउंट करके माइक्रोस्कोप में इसका अध्ययन करते हैं। तो यह है लैब टेक्निक जो कि आप लेबोरेटरी प्रयोगशाला में करते हो। इसी प्रकार यूरिडो बीजाणु व टेल्यूटो बीजाणुओं के आकार में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। कैसे बेटा? बारबेरस पत्ती की लीफ कौन सी है? बारबेरस की लीफ। तो बारबेरस पत्ती की ऊपरी व निचली सतह पर उपस्थित संक्रमण का अवलोकन करते हैं। अपन देखते हैं बारबेरस की पत्ती पर भी पक्सिनिया संक्रमण फैलाता है। तो बारबेरस की पत्ती की अपर सरफेस व लोअर सरफेस जिस पर पक्सिनिया संक्रमण फैलाता है उसका भी हम अवलोकन करते हैं। तो इनके दो ऐसे सेक्शन काटते हैं जिनमें ऊपर नीचे के दोनों संक्रमण आ जाएं। तो बारबेरस की पत्ती का भी अपन सेक्शन काटते हैं, अथवा एक में ऊपर व दूसरे में नीचे वाला संक्रमण काट में उपस्थित हो। मतलब बारबेरस पत्ती की ऊपरी व निचली सतह पर उपस्थित संक्रमण का अवलोकन करते हैं। इनके दो ऐसे सेक्शन हम प्रयोगशाला में काटते हैं जिनमें ऊपर नीचे के दोनों संक्रमण आ जाएं, अथवा एक में ऊपर व दूसरे में नीचे वाला संक्रमण काट में उपस्थित हो। फिर इनको कॉटन ब्लू में अभिरंजित करते हैं व लैक्टोफिनॉल में माउंट करके ऊपरी सतह पर पिक्निडियोस्पोर व भीतरी सतह पर एसियोस्पोर का अध्ययन करते हैं। तो ये है लैब टेक्निक। प्रयोगशाला में किस तरह से हम काट बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, किसका? अपन मतलब गेहूं के संक्रमण का, गेहूं की पत्ती के संक्रमण का, गेहूं के तने का संक्रमण का और बारबेरस की पत्ती पे संक्रमण का। तो पक्सिनिया की अधिकतर जातियां भिन्नाश्रयी होती हैं जो अपना जीवन चक्र एक से अधिक परपोषी पादपों पर संपन्न करती हैं। तो पक्सिनिया की जाति पक्सिनिया की एक जाति है। पक्सिनिया बटलरी जाति अपना संपूर्ण जीवन मात्र एक ही परजीवी पर व्यतीत करती है। इसके गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास व गन्ना आदि परपोषी पादप है। जबकि पक्सिनिया की सबसे प्रचलित जाति पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई है और यह पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई अपना चक्र दो परपोषियों पर संपन्न करती है और पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई गेहूं पर काला कीट रोग उत्पन्न करती है। वह इसका द्वितीयक परपोषी बारबेरस है। तो यह कवक कौन सी कवक के बारे में बात कर रहे हैं? पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई अपना आधा जीवन चक्र, यह कवक जो है बेटा पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई अपना आधा जीवन चक्र तो गेहूं पर दूसरा आधा जीवन चक्र बारबेरस की पत्तियों पर परपोषी के रूप में संपन्न करता है। तो वाइवा में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई का प्राइमरी होस्ट क्या है और सेकेंडरी होस्ट क्या है? तो पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई का जो प्राइमरी होस्ट है, परपोषी है, वो आप कहोगे गेहूं है। दूसरा सेकेंडरी होस्ट क्या है किसका? पक्सिनिया का। वो आप जवाब दोगे वाइवा में, बारबेरस की पत्ती है। तो पक्सिनिया का तंतु शाखित अंतर कोशिकीय पटियों व बहुकोशिकीय होता है।
ठीक है, तो अब अपन स्लाइड्स का अध्ययन करते हैं। जो अपन पक्सीनिया के बारे में, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ आपको पक्सीनिया की। तो देखो, पक्सीनिया में 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये भी वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है कि पक्सीनिया में नेम द स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन पक्सीनिया। तो आप बताओगे यूरिडोस्पोर्स, टेलियोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, वैसिडियोस्पोर। ठीक है, अब पक्सीनिया के जीवन चक्र में उत्पन्न बीजाणु। तो पक्सीनिया का जीवन चक्र 5 प्रकार के बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है, जिनमें से प्रथम 2 बीजाणु मतलब यूरिडो बीजाणु तथा टेलियोटो बीजाणु प्रथम परपोषी गेहूं पर जीवन यापन करते हैं। ये देख रहे हो, यूरिडोस्पोर व टेलियोटोस्पोर गेहूं पर, वीट पर अपना जीवन यापन करते हैं। और तीसरा बेसिडियम में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बेसिडिया उत्पन्न करता है, जबकि तीसरा व चौथा प्रकार का बीजाणु द्वितीयक परपोषी बारबेरिस पर जीवन चक्र संपूर्ण करता है। तो अपन देखते हैं बेटा, जो पिक्निडियोस्पोर है वह एसिडियोस्पोर है। वो बारबेरिस पत्ती की ऊपरी सतह पर व बारबेरिस की निचली सतह पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अब पक्सीनिया का जीवन चक्र जैसे अपन देखते हैं, पक्सीनिया का जीवन चक्र निम्न 5 विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण के साथ संपन्न होता है। एक तो है यूरिडोस्पोर, टेलियोटोस्पोर। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं। ये वाला, ये डायग्राम बनाओगे आप प्रैक्टिकल बुक पे। मतलब कौन सा है, यूरिडियम ऑन व्हीट प्लांट कंटेनिंग यूरिडोस्पोर्स, ये तो है यूरिडोस्पोर्स। और ये वाला डायग्राम भी बनाओगे, ये बनाओगे टीलियम ऑन व्हीट प्लांट कंटेनिंग टीलियोस्पोर्स। तो एक डायग्राम में तो क्या दिखा रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन, ये आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाते हो। और इसी डायग्राम को आप कौन सा है, द सेक्शन शोइंग टेलियोटोस्पोर्स, इसको भी प्रैक्टिकल फाइल में आप बनाते हो। तो इसकी ही बात अभी करते हैं कि यूरिडोस्पोर, ये देखो यूरिडोस्पोर, यह एक कोशिकीय है। कैसा है, यह यूनिसेल्युलर अंडाकार भूरे रंग के सेवरंत होते हैं, सेवरंत संरचना होते हैं। मतलब यूरिडोस्पोर कैसे हैं, एक कोशिकीय, जो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो, एक कोशिकीय अंडाकार ओवल भूरे रंग के सेवरंत होते हैं। इनमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, दिख रहा है, इनमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। और यूरिडोस्पोर मोटी भित्तीय 4 मध्यवर्तीय जनन छिद्र युक्त होते हैं। मतलब यूरिडोस्पोर्स कहते हैं कैसे होते हैं, मोटी भित्ती वाले होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। यह यूरिडोस्पोर्स मोटी भित्तीय 4 मध्यवर्तीय जनन छिद्रों युक्त होते हैं। और यूरिडोस्पोर्स अंकुरित होकर गेहूं के पादप को संक्रमित करते हैं। इसी प्रकार ये स्लाइड दिखा रहे हैं जो आप प्रिपेयर करोगे टेलियोटोस्पोर की। तो टेलियोटोस्पोर यह वृद्धि अवस्था के अंत में निर्मित होते हैं। इन्हें टेलियोटोस्पोर्स को सुप्त बीजाणु भी कहते हैं, क्योंकि टेलियोटोस्पोर्स अगले मौसम में अंकुरित होते हैं तथा परजीवी को वैकल्पिक परपोषी बारबेरिस पर्ण तक पहुंचाते हैं। तो टेलियोटोस्पोर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब द 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टू बिकम 2n, ये हैं टेलियोटोस्पोर्स जो कि आपको डायग्राम में दिखाए हैं। तो आप गेहूं के पादप पर, मैं एक इसका स्लाइड और बता देती हूँ, स्पॉटिंग में जो आप दिखाओगे इस पर अगर स्लाइड हो जाती है, देखो स्पॉटिंग का है। तो जो यूरिडोस्पोर का मैंने बताया, तो स्पॉटिंग में आप क्या बनाओगे, डायग्राम बना दोगे, गेहूं के पादप पर यूरिडोस्पोर का संक्रमण। तो आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, पत्तियों के काट में अंडाकार लाल पीले सेवरंत बीजाणु दिखाई देते हैं। और यूरिडो बीजाणु द्विकेंद्र के होते हैं। तीसरा पॉइंट, 4 मध्यवर्तीय जनन छिद्र यूरिडोस्पोर्स में उपस्थित होते हैं। और यह पक्सीनिया के
यूडोस्पोर का संक्रमण है। तो ये आप 5 पॉइंट या 4 पॉइंट स्पॉटिंग में लिख दोगे। इसी प्रकार अभी टेलिटोस्पोर की बात की थी, तो गेहूं के पादप पर टेलिटोस्पोर का संक्रमण, तो ये डायग्राम आप बना दोगे प्रैक्टिकल फाइल में या कॉपी में और 4-5 पॉइंट लिख दोगे। तो पत्तियों के काट में कवक जाल शाखित अंतराकोशिकीय व द्विकेंद्रकी होते हैं। दिख रहा है आपको, द्विकेंद्रकी होते हैं। और शीर्ष पर सेवरन काले रंग के तरकू आकार के द्विकोशिकीय टेलिटोस्पोर उपस्थित होते हैं। यूडोस्पोर कैसे थे? एक कोशिकीय, और टेलिटोस्पोर कैसे हैं? द्विकोशिकीय टेलिटोस्पोर उपस्थित होते हैं। तो ऊपरी कोशिका के शीर्ष पर व आधारी कोशिका में पट के समीप जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। अब द्विकेंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। मैंने क्या बताया, जो टेलिटोस्पोर्स हैं वो द्विकोशिकीय होते हैं और इनमें जो केंद्रक हैं वो कैसे हैं? द्विकेंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं और यह पक्सिनिया के टेलिटोस्पोर का संक्रमण है। स्पॉटिंग में आप ये लिख दोगे। अब बारबेरिस की पत्ती का जब अपन वर्टिकल सेक्शन काटते हैं और कॉटन ब्लू से स्ट्रेन करते हैं, लैक्टोफिनॉल में माउंट करते हैं, तो अपन को पिक्निडिया दिखाई देते हैं। तो ये पिक्निडिया का डायग्राम आप स्पॉटिंग में बनाओगे। तो अपन लिखेंगे बारबेरिस पत्ती के काट में ऊपरी व भीतरी बाह्य त्वचा पर अपर व लोअर एपिडर्मिस पर ऊपरी व भीतरी बाह्य त्वचा पर दो फलन पिंड उपस्थित होते हैं। ऊपर फलन पिंड फ्लास्क आकार का पिक्निडिया है। ऊपर वाला जो फलन पिंड है, ऊपर फलन पिंड फ्लास्क आकार का पिक्निडिया है, जिसमें एक छिद्र ऑस्ट्रियोल पाया जाता है। छिद्र के आसपास के तंतु नारंगी रंग के पैराफाइसिस कहलाते हैं और ये छिद्र से बाहर निकले रहते हैं। तो फलन पिंड की भित्ति आभासी मृदुतक से बनती है। इसमें एक केंद्र की लंबे पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं। तो पिक्निडिया में क्या बनते हैं? पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं, जो कि एक केंद्र की होते हैं। कुछ शाखित पतली भित्ति युक्त पैराफाइसिस फलद तंतु कहलाते हैं। यह फ्लास्टनुमा पक्सिनिया का फलन पिंड पिक्निडिया है। तो आप स्पॉटिंग में जब बारबेरिस पत्ती का सेक्शन काटोगे तो ये लिखोगे। इसी प्रकार अब अपन ऊपर चल के किसकी बात कर लेते हैं, वही आ जाएगा अपना पिक्निडिया और यूडोस्पोर्स हो गए, टेलिटोस्पोर्स हो गए। तो टेलिटोस्पोर्स के बारे में और बता देती हूँ। यह वृद्धि अवस्था के अंत में निर्मित होते हैं। टेलिटोस्पोर्स सुप्त बीजाणु भी कहलाते हैं, क्योंकि ये अगले मौसम में अंकुरित होते हैं तथा परजीवी को वैकल्पिक परपोषी बारबेरिस पर्ण तक पहुंचाते हैं। टेलिटोस्पोर्स उसी कवक जाल पर बनते हैं जिस पर यूडोस्पोर्स निर्मित होते हैं, और यह टेलिटो बीजाणु गहरे भूरे रंग के द्विकोशिकीय सवृंत होते हैं। यह तरकू आकार के होते हैं। मतलब टेलिटोस्पोर्स कैसे हैं? तरकू आकार के, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और टेलिटोस्पोर्स की प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक होते हैं और ये दो केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? टेलिटोस्पोर्स कैसे हैं? टेलिटोस्पोर्स कैसे हैं? द्विकोशिकीय हैं और टेलिटोस्पोर्स की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में दो केंद्रक होते हैं और दो केंद्रक संलयित होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस, एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। ऊपरी कोशिका में शीर्ष पर तथा आधारीय कोशिका में पट के पास जनन छिद्र भी उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं बेसिडियोस्पोर्स की। तो टेलिटोस्पोर्स अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर एक नलिका जनन छिद्र से उत्पन्न करता है, जिसे बेसिडियम कहते हैं। इसमें बेसिडियम में द्विगुणित
केंद्रक स्थानांतरित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक बनाता है। यह निर्माण द्वारा 4 कोशिकीय बेसिडियम बनाता है। 4 कोशिकीय बेसिडियम बनाता है। प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर एक उभार निर्मित होता है। प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर एक उभार निर्मित करती है जिसे स्टेरिगमेटा कहते हैं। यह अपने शीर्ष पर एक केंद्रक बेसिडियो बीजाणु बनाती है। तो देखो बेटा, बेसिडियो स्पोर की संरचना भी देख लेते हैं जो आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो। प्रैक्टिकल फाइल में बेसिडियो स्पोर का ये तो है इरिडोस्पोर, ये है आपका infected leaf of Barbaris showing Acidia, a chain of Asciospores. Basidospores का बारे में आपको बता देते हैं। अभी इसके पहचान के लक्षण है ये तो बेसिडोस्पोर्स के बारे में अभी वैसे ही सुन लो आप। बेसिडियो बीजाणु के बारे में तो टेलियोटोस्पोर्स अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर एक नलिका जनन छिद्र से उत्पन्न करते हैं जिसे बेसिडियम कहते हैं। अब इसमें द्विगुणित केंद्रक स्थानांतरित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक बनाता है। यह निर्माण द्वारा 4 कोशिकीय बेसिडियम बनाता है। तो प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर एक उभार निर्मित होता है जिसे स्टेरिगमेटा कहते हैं और यह अपने शीर्ष पर एक केंद्रक बेसिडियो बीजाणु बनाती है। तो अब अपन देखते हैं पिक्निडियोस्पोर्स, पिक्निडियो बीजाणु। तो ये हैं बेसिडियोस्पोर बारबेरस पर्ण की ऊपरी सतह को संक्रमित करती है। जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं बेटा वो बारबेरस की पत्ती की ऊपरी सतह को संक्रमित करती है तथा कवक जाल बनाकर पीला चकत्ता बनाते हैं और यह अंकुरित होने के 4 दिन पश्चात बारबेरस पत्ती की ऊपरी सतह पर एक फलन पिंड बनते हैं। एक फलन पिंड बनाते हैं वह एक केंद्र की कवक जाल से निर्मित होते हैं। तो यह पिक्निडियोस्पोर फलन तंतु के साथ संलयित होकर डाइकैरोटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा द्विकेंद्र की तंतु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक पक्सिनिया के बारे में और बताने जा रही हूँ आपको मैं प्रैक्टिकल फाइल में से ही, प्रैक्टिकल कॉपी में से ही पक्सिनिया के बारे में अपनी अभी बात चल रही है। तो 1 मिनट रुकना। पक्सिनिया एंड रस्ट ऑफ बीट जो कि पक्सिनिया फैलाता है। तो पक्सिनिया के किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? पिक्निडियोस्पोर या एसिडियोस्पोर्स। तो वापस सुनना कि पिक्निडियल कप व पिक्निडियो बीजाणु तो एकांतर परपोषी बारबेरस पर बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरित होने पर एक केंद्रकीय कवक जाल बनता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? मतलब पिक्निडियल कप एंड पिक्निडियोस्पोर्स की। तो एकांतर परपोषी बारबेरस पर बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरित होने पर एक केंद्रकीय कवक जाल बनता है जिससे पिक्निडियम बनते हैं। यह पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। पिक्निडियम फ्लास्नुमा संरचना होते हैं। पिक्निडियम कैसे होते हैं? फ्लास्नुमा संरचना होते हैं जिसके शीर्ष पर एक छेद होता है जिसे ऑस्टियोल कहते हैं और इस ऑस्टियोल के समीप नुकीले सह सूत्र पेरिफाइसिस व ग्राही कवक सूत्र रिसेप्टिव हाइफे पाए जाते हैं। तो पिक्निडियम प्याले के अंदर की भित्ति आभासी मृदुत्कीय स्यूडो पैरेन्काइमेटस होती है। यह अनेक एक केंद्र की है पिक्निडियम धरों पर या स्पर्मेशियम धरों से बनी होती है। तो पिक्निडियम धर खंभ ऊतक जैसी परत के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक से पिक्निडियोस्पोर्स या पिक्निडियो बीजाणु या स्पर्मेशियो की श्रृंखला बनती है। तो पिक्निडियोस्पोर्स मतलब पिक्निडियो बीजाणु गोल होते हैं, एक केंद्रकीय संरचना होते हैं जो ओस्टियोल से बाहर निकलकर विपरीत प्रभेद के ग्राही कवक तंतु से चिपककर
उनका द्विकेंद्रकीकरण करते हैं और द्विकेंद्रकीय कवक जाल बनाते हैं। तो पिक्निडियम धर खम ऊतक जैसी परत के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक से पिक्निडियो बीजाणु की श्रृंखला बनती है। अब जिसकी बात करते हैं एसिडियल कप, जो कि एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ। एसिडियल कप, एसिडियो स्पोर्स एसिडियल कप। तो एसिडियल कप की स्लाइड मैं आपको दिखा देती हूँ, देखना। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड बर्बेरी लीफ है, जो कि आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो। तो अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा? पिक्नियोस्पोर्स, है ना। तो अब ये है किसके बारे में पढ़े? ये है आपका एसिडियोस्पोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसिडियल कप, ये जो नीचे आप देख रहे हो इस डायग्राम में बर्बेरिस की लीफ पे नीचे क्या दिखाया है? एसिडियल कप व एसिडियोस्पोर्स। तो एसिडियम प्याली का निर्माण डाइकैरियोटिक कवक जाल से ही हो सकता है। यह मतलब एसिडियल कप पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। प्रत्येक एसिडियम एक प्याले नुमा संरचना होती है, जो विकासशील अवस्था में पेरिडियम से ढकी रहती है। ये देखो पेरिडियम मार्क है, तो यह पेरिडियम से ढकी रहती है। प्याली के विकसित होने पर एसियो बीजाणु एसिडियोस्पोर्स के दबाव से पेरिडियम फट जाती है। ये देखो एसियोस्पोर्स लिखा हुआ है। तो जब क्या होता है, प्याली के एसिडियल कप जब विकसित हो जाता है तो एसियोस्पोर्स एसियो बीजाणु के दबाव से पेरिडियम फट जाती है। वह परपोषी की बाह्य त्वचा को तोड़कर एसिडियोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। तो एसिडियम प्याली के आधार पर लंबे एसियोफोर खंबाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये है एसियोफोर। अभी पहले था एसिडियम कप। ये क्या है आप देख रहे हो डायग्राम में? एसिडियम प्याले के आधार पर लंबे एसियोफोर खम आकार रूप में व्यवस्थित रहते हैं और एसियोफोर के शीर्ष से अनेक बहुभुजी एसियोस्पोर्स, देख लो एसियोस्पोर्स तलाभिसारी क्रम में तलाभिसारी क्रम में बनते हैं, जो एकांतर क्रम में डिसजंक्टर सेल से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक एसियो बीजाणु द्विकेंद्रकीय मोटी भित्ति युक्त चिकने होते हैं और एसियोस्पोर्स, क्या लिखोगे आप? एसियोस्पोर्स एसियो बीजाणु परिपक्व होने पर गोल हो जाते हैं और इनका प्रकीर्णन हवा से होता है। इनमें बर्बेरिस की पत्ती को पुनः संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती है, अतः यह प्राथमिक परपोषी को संक्रमित करते हैं। तो ये आप एसियोस्पोर्स के बारे में लिखोगे। ये वाला जो है आप एसियोस्पोर्स के बारे में लिखोगे। इस तरह से आप इसकी वो करोगे। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन मैंने बताई दिया आपको। अब है पहचान के लक्षण। कैसे पहचानोगे? ये पक्सिनिया की स्लाइड है। तो पत्तियों पर पीले भूरे काले सफेद पत्तियों पर पीले भूरे काले स्फोट दिखाई देते हैं, तो अपन कह सकते हैं पक्सिनिया ही है। और भिन्नाश्रयी दो प्रकार के परपोषी पर जीवन चक्र संपन्न करता है। एक परपोषी गेहूं तथा दूसरा परपोषी बारबेरिस की पत्ती है। तो कैसे कह सकते हैं कि जो कवक है वो क्या है? पक्सिनिया ही है, एस्ट्रिलेगो नहीं है, एगेरिकस नहीं है। तो पक्सिनिया में क्या होता है बेटा, आप जानते हो, एक परपोषी गेहूं है, एक होस्ट क्या है? गेहूं है, दूसरा होस्ट क्या है? बारबेरिस की पत्ती है, और 5 विभिन्न प्रकार के स्पोर्स जीवन चक्र में बनते हैं। तो यह स्लाइड पक्सिनिया की है। तो इस तरह से आप पक्सिनिया को समझाओगे। तो अभी मैंने जो बताया आपको, ये क्या बताया था? पक्सिनिया के बारे में बताया था। और पक्सिनिया के बारे में ब्लैक रस्ट डिजीज पक्सिनिया फैलाता है। पहले से मैं एक ब्रीफ में रिपीट कर देती हूँ, हो गया आपका टाइम। पक्सिनिया की जो जनन अवस्थाएं
जनन प्रवस्थाएं वो क्या है? यूरिडोसोरस एंड यूरिडोस्पोर्स। तो पत्तियों पर यूरिडोसोराई लाल रंग के गोल या अंडाकार स्फोट के रूप में दिखाई देते हैं। इन सोराई में मतलब यूरिडोसोराई में सीमित कवक जाल से अनेक यूरिडो बीजाणु बनते हैं और इन यूरिडोस्पोर्स के दबाव से परपोषी की अधिचर्म फट जाती है। प्रत्येक यूरिडोस्पोर एक कोशिकीय यूनिसेलुलर द्विकेंद्रकीय गोलाकार व अंडाकार होता है और यूरिडोस्पोर की बाहरी भित्ति मोटी होती है, मोटी लघुकंडकी, व यूरिडोस्पोर की अंतः भित्ति चिकनी होती है। प्रत्येक यूरिडोस्पोर में 4 जनन छिद्र चर्म पोर पाए जाते हैं और यूरिडोस्पोर्स का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है और यूरिडोस्पोर्स गेहूं के नए पौधे को संक्रमित करते हैं। इसी प्रकार यूरिडोसोरस या टिंटोस्पोर्स। मैम टाइम हो गया। अच्छा बेटा 10:15 हुए, एक मिनट एंड करते रुको बस। यूरिडोस्पोर्स एंड टेल्युटोसोरस के बारे में बस एंड ही कर रहे हैं बेटा। टेल्युटोसोरस एंड टेल्युटोस्पोर्स। तो टेल्युटोसोराई पत्तियों, पर्ण आच्छादों व तने पर काले अंडाकार स्फोटों के रूप में दिखाई देते हैं। टेल्युटोस्पोर्स उसी कवक जाल से बनते हैं जिससे पहले यूरिडोस्पोर्स बन चुके होते हैं। तो टेल्युटोस्पोर्स के दबाव से परपोषी की अधिचर्म फट जाती है। प्रत्येक टेल्युटो बीजाणु द्विकोशिकीय बाइसेल्ड काले लंबे तथा सैवरंत होते हैं और इनका शीर्ष गोल होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस में, या इनका शीर्ष नुकीला अथवा चपटा होता है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस में। और टेल्युटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका में एक जनन छिद्र होता है। टेल्युटोस्पोर की भित्ति मोटी व चिकनी मैम जूलॉजी क्लास स्टार्ट हो गई हमारी। मोटी व चिकनी होती है। तो बेटा कौन बोल रहा है जूलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई? मैम 10:15 का टाइम है जूलॉजी क्लास का, तो स्टार्ट हो गई। 10:16 हो रहे हैं, 10:20 से रखा है उसको। चलो मैं एंड कर देती हूँ बेटा, आप अटेंड कर लो।